नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए योगेश हरजाई और आज हमारे साथ हैं जीएसटी की राह में हमारे दोस्त सीए राजेंद्र अरोड़ा जी। वेरी वेलकम सर। नमस्कार, धन्यवाद सर। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे सर की पर्सनल लाइफ के बारे में इंटरेक्शन हम कर रहे थे, जहाँ की लास्ट वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो हमारा आया था हमने बात की थी सर की अर्ली लाइफ के बारे में, स्कूल लाइफ के बारे में। तो सर स्कूल लाइफ के बारे में तो हमने आपसे सुना और काफ़ी मज़ेदार आपके किस्से थे और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया आपका वीडियो। तो सर उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं और आगे और जानना चाहते हैं कि सर स्कूल तो हो गया, लेकिन उसके बाद सीए की इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली? आपने क्यों सीए प्रोफेशन को ही चुना? किस तरह से आपका सीए में आना हुआ? नमस्कार, धन्यवाद योगेश जी। योगेश जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है किसी की भी ज़िंदगी में, स्पेशली हम जैसे प्रोफेशनल्स की ज़िंदगी में, कि भाई आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, क्यों आपने प्रोफेशन को चुना। मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ अपने बचपन का। मैं 8वीं क्लास में था, मामा जी की दुकान पे काम करता था, जैसे आपको मैंने बताया। सुबह वहाँ पर होता था, दोपहर में स्कूल जाता था। तो वहाँ पर एक कुछ समय, मतलब उस समय एक ट्रेडर एसोसिएशन, बिजनेसमैन एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन बनी शास्त्री नगर मेन रोड की। उसके प्रेसिडेंट बने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब। उन साहब का नाम था सीए सुनील अरोड़ा जी। प्रेसिडेंट बने तो उनकी एक्टिविटीज़ देखी, उनके भाषण सुने, उनके काम देखा, तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। मैं केवल 8वीं क्लास में था उस समय, बड़ा इंप्रेस हुआ। तो मुझे लगा नहीं यार, मुझे भी सीए बनना चाहिए। सीए अगर ऐसे होते हैं तो यूँ कहें कि बचपन से ही वो 8वीं क्लास से एक दिल में एक क्विस्ट और एक ईगरनेस थी कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो वहाँ से सीए बनने का जो दिल था, वो एक इच्छा थी, वो वहाँ से पैदा हुई और फिर उसको लेकर हम आगे बढ़े। सर, और आपने बताया सुनील अरोड़ा जी आपके वहाँ प्रेसिडेंट बने एसोसिएशन में, और जहाँ तक मुझे ध्यान है सुनील अरोड़ा जी शायद आपके प्रिंसिपल भी हैं। जी 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 जी। तो सर ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि मुझे लगता है आपने अपने प्रिंसिपल से इंस्पिरेशन ली और 8वीं क्लास में ली। और मैं ऑनेस्टली अगर अपनी बात करूँ तो 8वीं क्लास में शायद मुझे पता भी नहीं था कि सीए जैसा भी कुछ होता है। सीए क्या होता है, ऐसा डिफरेंट थिंग सीए भी होता है, तो हमें तो ये भी नहीं मालूम था। तो मुझे वहाँ तब से ही पता लगा और मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को जो है भाग्यशाली मानता हूँ। तो मुझे लगता है कि भगवान ने कुछ ना कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड करके हमारे लिए भेजी होती हैं, तो वो वहीं से मुझे शुरुआत नज़र आने लगी। सर सुनील अरोड़ा जी की आपने बात की, तो फिर इसके साथ मैं अगला आपसे पूछना चाहूँगा, जब आप सीए में आपने फॉर्म भरा, एडमिशन लिया, तो एक तो आपके फाउंडेशन के बारे में और फिर आपकी आर्टिकलशिप लाइफ, आपकी स्टूडेंट लाइफ एज अ सीए कैसी रही और किस तरह की थी? योगेश जी, देखिए, चैलेंजेस कहें या एक स्ट्रगल कहें तो बहुत ज़्यादा था। पिछले वीडियो में भी आपको कहीं ना कहीं नज़र आया होगा, लेकिन मैंने तो पर्सनली हमेशा उसको एंजॉय किया। तो आपको एक दो बातें बताता हूँ, उससे आपको पता लगेगा कि मेरा जो फाउंडेशन वाला जो अर्ली डेज में, मतलब जैसे मैंने 12th क्वालिफाई किया, 12th 1996 में किया, हिंदी मीडियम के छात्र थे। तो फाउंडेशन जो है वो सीए जो है वो इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन कर लिया। तो बहुत मेहनत की, पहली बार फाउंडेशन दिया तो पास नहीं हो पाए। 5-6 लोगों ने ज्वाइन किया था, हमारे मित्र जो थे उस समय, तो उसमें से किसी का भी नहीं हुआ, तो किसी ने दोबारा दिया भी नहीं। मैंने दोबारा दिया और फॉर्चुनेटली मैं पास हो गया। ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग, अब वो जो सुनील अरोड़ा जी थे प्रिंसिपल साहब हमारे, वो हमारे मामा जी की दुकान से 4 घर छोड़कर उनका ऑफिस था, तो हमने उन्हीं को ज्वाइन करना था। हम तो उनसे प्रेरित थे, तो हमने उनको ज्वाइन कर लिया। अब उनको ज्वाइन किया फरवरी में। अप्रैल में साहब जो हैं वो ऑफिस शिफ्ट करके एनडीएससी पार्ट 1 चले गए, न्यू दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 चले गए कि ऑफिस शिफ्ट हो रहा है। अब हमने तो ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली, हमें तो लगा कि भाई लंच करने अपने घर आया करेंगे, गर्मा गर्म खाना खाया करेंगे। पता लगा घर से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए सुबह सुबह। तो लेकिन मैंने उसको भी एक चैलेंज के रूप में लिया और मैंने वो ट्रेनिंग अपनी वहीं पर की पूरे 3 साल, और सर के पास ही। फिर क्लासेस शुरू हुई। क्लासेस, अब क्या है, क्लासेस के लिए सिचुएशन तो थी नहीं, हम बाहर की कोई क्लास नहीं लेते थे। प्राइवेट ट्यूशन वैसे भी कम अवेलेबल थी, जितनी भी थी हमने तो रिविजनरी क्लासेस ली इंस्टीट्यूट की। तो वो आईटीओ होती थी, जो मेन बिल्डिंग आज हमारी जहाँ पर एचओ है, हेड ऑफिस है। तो सुबह हम 5:30 बजे की पहली जो है बस लेते थे, 39 नंबर, 39 नंबर। तो वो हमारे घर के आगे से चलती थी और सीधा आईटीओ ले जाती थी। लगभग 1 घंटा पौना घंटा लगता था। 6:30 पौने 7 वहाँ पहुँचते थे। तो 7 बजे से 10 बजे तक क्लास अटेंड करनी, उसके बाद 10 बजे चले गए हम अपना। 10 से वहाँ पहुँचने का ऑफिस टाइम तो हमारा 10 होता था, हम 10:30 पौने 11 पहुँचते थे। आईटीओ से साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 जाना होता था। तो सुबह वहाँ पहुँचे 10:30 पौने 11, ट्रेनिंग, 5:30 बजे छुट्टी होती थी हमारी।
तो वापस घर आकर उन दिनों में एम्स में बहुत भीड़ होती थी तो लगभग 1.5 घंटा लगता था। तो 7 बजे हम घर पहुंचते थे। तो मुझे याद है कि उसके बाद मैं अपनी ट्यूशन्स पढ़ाता था। आई यूज टू टेक ट्यूशंस। तो वो ट्यूशंस मेरे लिए पहले तो ऑफकोर्स एक आउट ऑफ कंपल्शन था, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टुडे जब आप जीएसटी देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसी का एक नतीजा है। वो पहले कंपल्शन था, फिर वो पैशन बन गया। तो ट्यूशन पढ़ाते थे रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक, फिर सुबह का वही सारा का सारा किस्सा वैसे के वैसा। एक मज़ेदार आपको कहानी सुनाता हूँ, मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड हुआ हमारे ट्रेनिंग के अर्ली डेज में। तो जब फरवरी में ट्रेनिंग ज्वाइन की तो 31 मार्च को जो फिजिकल रिटर्निंग होती थी वो जमा होती थी प्रगति मैदान पे। आप सबको याद होगा कि बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती थी, गेट तक जो लाइनें लगा करती हाँ। थी। तो मैं नया ट्रेनी था वहां पर, तो मेरे को उन्होंने कहा भी ये 40 रिटर्न है, 45 रिटर्न है, तुम लेके आईटीओ चले जाओ और वहां पर तुम्हें एक सीनियर मिलेंगे, उनको पेज कर देना। वहां आईटीओ पहुंच के मतलब मोबाइल तो होते नहीं थे, टेलीफोन लैंडलाइन होता था। तो वहां पर आईटीओ के जो इंस्टीट्यूट के बैक साइड में बहुत सारे ना कियोस्क बने होते थे, बहुत सारी दुकानें होती थी, फोटोकॉपी की, जूस की, और बहुत सारी दुकानें थी। अब तो वो सारी हट गई काफी टाइम से। तो वहां से हमने उनको पेज किया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो मुझे बताया गया था वो आएंगे और आपको वहां डायरेक्ट कर देंगे। पहली बार हमने इनकम टैक्स रिटर्नें देखी थी, अब जमा कराने की जिम्मेदारी हमें दे दी। हमने कभी कुछ किया ही नहीं था उसका। तो कहा गया कि भाई सारी रिटर्नें आज ही जमा होनी है, लास्ट डेट है। तो वो जो साहब थे, सरदार जी थे, सुरजीत सिंह नाम है, मुझे आज भी याद है सर, बहुत ही प्यारे, मतलब बड़ा सहयोग रहा उनका भी हमारे अर्ली लाइफ में। तो वो किसी केस में बिजी, वैट में, उस समय सेल्स टैक्स होता था। तो मुझे ऑफिस से इंस्ट्रक्शन मिली कि भाई वो तो बिजी हैं, तुम सारी रिटर्न खुद से जमा करा दो। अब मैं 45 रिटर्न है, मैंने तो कभी रिटर्न देखी भी नहीं है, जमा कैसे कराऊं? इतनी लंबी लंबी लाइन है। मैंने किसी को भेजो, कहते जी कोई अवेलेबल नहीं है, तुम ही जमा करानी है। मैं बड़ा घबराया, बड़ा परेशान। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी मामला खराब हो जाएगा, ये तो मेरे को बड़ी मतलब मुश्किल में पड़ जाऊंगा। तो मैंने क्या किया योगेश जी, मैंने वहाँ मे आई यू हेल्प यू डेस्क होता था, वहाँ पर मैंने सारे वार्ड्स को क्लब किया, पता लगाया कि कौन सा वार्ड जो है, कौन सा रिटर्न कहाँ पर किस लाइन में जमा होगा, और मैंने वो सारे क्लब किए रिटर्नें, एक लाइन में जाके खड़ा हो गया। अब देखा भी एक लाइन तो जो है लंबी बहुत है, ये तो रिटर्नें जमा होंगी नहीं ऐसे। तो जैसे आप खड़े थे, आप आगे थे, मैंने आपको कहा भाई साहब मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, जरा मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैं दूसरी लाइन में जाके लग गया, ऐसे करके तीसरी लाइन में लग गया, चौथी लाइन में लग गया, 4 लाइनें एक बार कवर कर दी। पता लगा 2 घंटे में 4 लाइनें और अपनी 15 रिटर्नें जमा हो गई। ऐसे कर करके हमने 4 घंटे में रिटर्नें जमा कराई। 7 बजे वापस ऑफिस पहुंच गए हम, 6:30-7 बजे। उन्होंने कहा सारी होगी, मैंने कहा सारी होगी देखो। तो तब से वो किस्सा ऐसा था कि वो रिटर्नें जमा होना, मतलब कोई भी काम ऐसा होता था ऑफिस में जो कि मुश्किल लगता था, जिसमें कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस या इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती थी, वो सारे काम, मतलब ऑफिस का बिल, बिजली का ठीक कराना है, पानी का ठीक कराना है, म्युनिसिपल टैक्सेस ठीक कराने हैं, कोई एमसीए उस समय आरओसी होता था, कोई रिटर्न जमा नहीं हो रही है, तो वो सारे काम मुझे दे दिए जाते थे। मैं जाकर उसको अपने तरीके से जैसे भी हैंडल करना होता था जमा करवा देता था। तो ये सब चीजें थी। और स्टूडेंट जब क्लासेस के लिए, तो मैं आपको क्या बताऊं कि इंटरमीडिएट बहुत डिले हो गया हमारा, 3-4 अटेम्प्ट लग गए, पास नहीं हो रहे थे। और घर से तो बड़ा प्रेशर था, पिताजी थे नहीं, तो जो कमाई धमाई हम करते थे वो घर का खर्चा वर्चा कर चलाने में, अपनी किताबें ये सब चलने में हो जाता था, आना जाना। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बताता हूँ, मैं तो इसको बड़ा प्राउडली फील करता हूँ कि 25 रुपए मुझे रोज चाहिए होते थे दोस्तों, आना जाना और लंच के लिए। सुबह 5:30 बजे लंच, ऑफकोर्स इट वॉज, कभी कभी माता जी दे देती थी, कभी कभी नहीं। 25 रुपए चाहिए होते थे मुझे, तो 25 रुपए नहीं होते थे हमारे पास, तो आना जाना तो हम मैनेज कर लेते थे। अब लंच कैसे मैनेज करें, खाना भी है, भूख भी लगती थी। तो जैसे अब सारे टेबल पे इकट्ठे बैठे हैं, तो सबके अपना अपना खाना खुला, किसी की 1 रोटी, किसी के थोड़े से चावल, किसी की सब्जी लेके हमने अपना लंच कर लेते थे बिना पैसों के। तो वो एक किस्सा भी बड़ा मजेदार हमें याद आता, और कई बार ऐसा होता था। फिर जब इंटरमीडिएट नहीं हुआ तो माताजी कहने लग गई भाई अब तू पास नहीं हो रहा, नौकरी कर ले, घर की हालत थोड़ी खराब है। मैंने देखो नौकरी तो मैं तभी करूंगा जब मैं सीए बनूंगा। तो जी 2003 में जब सीए बने तो फिर नौकरी करने की तो खैर जरूरत नहीं पड़ी, फिर डे 1 से प्रैक्टिस शुरू की, और अपनी सारी जो आगे की बातें हैं वो तो पब्लिक में बहुत सारी हैं। ये मेरा इनिशियल जो कुछ इंटरेस्टिंग किस्से रहे, वैसे तो बहुत सारे किस्से होते हैं, सबके लाइफ में होते हैं, मेरे पास मुझे लगा कुछ ये इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मोटिवेटिंग है सबके लिए, मैंने वो आपके साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच सर, हमें बहुत अच्छा लगा आपका ये किस्से सुनकर, और हमेशा ही एनकरेजिंग रहते हैं और मोटिवेट करते हैं।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो सीरीज है उसका सेकंड पार्ट। हम नेक्स्ट पार्ट में अब राजेंद्र सर से पूछेंगे सीए बनने के बाद की उनकी आज तक की जर्नी किस तरह की रही, और लास्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कि एस्पिरेशंस आगे के क्या हैं, नाउ इसके बाद अब क्या। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।